चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए दुनिया में अब उसकी माता जी का उसके सिवाय कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कोई काम ही कर लो, लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने के लिए निकल जाया करता था और देर रात लौट करके आता था। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पालती थी। चेतन को बचपन से ही भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। वह रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना छोटा सा, उसे काफ़ी डरावना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वह जिंदा कभी वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने के लिए, तो उन्हें तो किसी ने नहीं कुछ किया, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने यह कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वह जीवित नहीं आते हैं, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में ही जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का भी टेस्ट कर ही लेते हैं आज। चेतन की यह बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात सुन ले और इस जगह पर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक है यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यह तो बस लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है ना तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, अगर तू इतना कह रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन मन ही मन उस जगह जाने का पूरा मन बना लिया था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि चेतन के साथ राहुल और दिवाकर वहाँ घूमने जाएंगे, या फिर राहुल ने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चेतन उस हॉन्टेड जगह पर जाने का पूरा मन बना चुका था। उसने काफ़ी देर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ मामा आ गया मैं। लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्सा मैं ना बोलूँ तो क्या करूँ? तुम्हारा तो रोज रोज का यही नाटक है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। काम धाम तो तुम्हें कुछ करना है नहीं। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की यह बातें सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कभी कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, यह तो तुम रोज ही कहते हो,
लेकिन करते किसी भी दिन नहीं। खैर, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फौरन हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन उसे सोना कहाँ था। उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद वह उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वह आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, बाप रे बाप, यह तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी और जगहों पर गया था वह जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे यह भूत ऊत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, यह मेरे दोस्त भी ना, ये ना जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते रहते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चल चेतन, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन घबरा कर पीछे पलटा और उसने देखा आखिर किसकी थी वो आवाज़, और ऐसा क्या देखा चेतन ने अपने पीछे। जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। जब चेतन ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक 21 से 22 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसके हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी थी, चेतन के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वह देखता है कि वह लड़की लंगड़ा रही थी और उस लड़की के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह काफ़ी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वह बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो, और तुम्हें यह चोट कैसी लगी है। चेतन के सवालों को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यहीं पास में ही अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। मैं पानी भरकर जा ही रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरे पैरों में मोच आ गई, और तभी मैंने आपको देखा तो आपसे सहायता मांगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को कुएं से क्यों पानी भरने आई थी? चेतन की बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे दिन में किसी कारण से मैं नहीं आ पाई थी तो सोचा रात में ही पानी भर लेती हूँ, और तभी यह सब हो गया। अब आप यह सब छोड़िए ना, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वह लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूं खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वह लड़की चेतन से कहती है, वह सामने जो आप एक बल्ब देख रहे हैं ना, वह मेरी ही घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहाँ तक मेरी यह बाल्टी पहुँचा दीजिए। चेतन ने देखा तो सच में ही एक बल्ब जल रहा था। चेतन को यह देख हैरानी हुई, क्योंकि जब चेतन आया था तो यहाँ पर कोई ऐसा भी बल्ब नहीं था, लेकिन चेतन अगले ही पल इन सब बातों को पीछे छोड़ दिव्या के बताए हुए रास्ते पे साथ साथ चलने लगा। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी मेरे चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि कुछ और पूछता, उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और जैसे ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी
दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से बंद हो गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन है यह दिव्या? क्या सच में दिव्या को कोई चोट लगी है या चेतन पड़ गया है किसी खतरे में? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। चेतन बाल्टी रखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वैसे ही दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। चेतन यह देखकर घबराते हुए कहता है, अरे यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, और वह भी अपने आप? जिसके बाद चेतन के कानों में एक जोरदार की हंसी आवाज़ गूंज गई। उस डरावनी हंसी की आवाज़ सुनकर सामने की ओर देखता है और सामने उसे दिखता है कि जहाँ कुछ देर पहले दिव्या खड़ी थी, अब उसके स्थान पर एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल लाल, लंबे लंबे दांत और उसके मुंह से टपकता रक्त। इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन के डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। वह हकलाते हुए उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो और दिव्या कहाँ गई? चेतन की बात सुनकर वह औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। यह कहकर वह औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर चेतन अपने स्थान पर थर 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 काँपने लगता है। वह औरत चेतन का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वह उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके हाथ में फावड़ा देते हुए कहती है, अब जल्दी से इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत खराब थी। वह हाथ में फावड़ा पकड़े कांप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होते देख वह औरत गुस्से से भर गई, जिसके बाद वह चेतन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वह छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की वह बात याद आती है, भाई उस जगह पर आज तक जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया। चेतन भी शायद अब यह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है कि तभी यथायथ वह औरत एक जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर आ गिरता है, लेकिन वह जल्दी से उठता है और देखता है कि सामने एक और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो यह भी आ गई। लेकिन तभी वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती है। वह खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, मनीषा, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वह मौका ही नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मनीषा हंसते हुए कहती है, वह तो वक्त ही बताएगा कि किसे मौके की जरूरत पड़ती है और किसे नहीं। यह बात सुनकर वह खौफनाक औरत अपने मुंह से एक जोरदार फूंक मनीषा के ऊपर मारती है, जिससे मनीषा को कुछ नहीं होता। वह 1 इंच भी नहीं हिलती है। यह देखकर वह खौफनाक औरत और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वह इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसके प्रहार का मनीषा पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार और असफल हो जाते हैं, जिसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरती हुई कहती है, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरी बारी है। यह कहकर मनीषा अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगती है और पढ़ती है। चेतन उन दोनों को भूत बनता देखता रहा और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वह खौफनाक लड़की धूम करके जलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर गायब हो जाती है। यह देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ जल्दी से आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, यह झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकता है। जिसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है,
मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो इस बार वह दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाता है, जिसके बाद मनीषा और चेतन बाहर आते हैं। चेतन मनीषा को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। चेतन की बात सुनकर मनीषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वह हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने घर के सामने खड़ा होता है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहाँ पर मनीषा नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दिल से स्वागत है मेरे हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही भयानक और रहस्यमयी है। जल्दी से हेडफोन लगा करके तैयार हो जाओ। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल पर खड़ा मैं चाय का कप हाथ में लिए आगरा के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यात्री कृपया ध्यान दें, मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 3:52 पर पहुंचने वाली है। अनाउंसमेंट सुनते ही मैंने अपने कप से चाय का आखिरी घूंट लिया और स्टॉल के काउंटर पर कप रखकर प्लेटफॉर्म की तरफ लपका। 3rd AC के B1 कोच में 5 नंबर की बर्थ थी मेरी। सो प्लेटफॉर्म पर जहां इस कोच के ठहरने का मार्ग था वहां खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। दोस्त के भाई की शादी में जा रहा था और तीसरे दिन ही वापस आ जाना था। तो सामान के नाम पर मेरे पास केवल एक ब्रीफ केस था जिसमें 2 दिन का दैनिक जरूरत का सामान था। सीटी की आवाज़ के साथ छुक छुक करती ट्रेन नज़दीक आ रही थी। मैंने घड़ी में देखा, ठीक 3:52 हो रहे थे। मुझे खुशी हुई कि इन दिनों अधिकांश रेलगाड़ियां समय पर आती जाती है। ट्रेन रुकी और मैं चढ़कर अपनी बर्थ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। आश्चर्यजनक रूप से आज यात्रियों की अधिक भीड़ नहीं थी। जहां मैं बैठा था उसके सामने वाली बर्थ पर खिड़की के पास एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे। आमने सामने वाली दोनों व बाजू वाली बर्थ पर भी हम दोनों के अलावा और कोई यात्री नहीं था। मेरे साथ 3-4 और यात्री भी इस कोच में चढ़े अवश्य थे, किंतु वह लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। 3 मिनट के बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। मैं खिड़की से बाहर विपरीत दिशा में जाते दिख रहे पेड़, उनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियों की कतारें और दूर तक फैला आसमान देखने में व्यस्त हो गया। आसमान में बादल चितराए हुए थे। मैं मग्न होकर प्रकृति की छटा निहार रहा था और मंद मंद गुनगुना रहा था, ये कौन चित्रकार है, ये कौन है? 10-15 मिनट हुए होंगे कि ट्रेन ने अपनी दिशा बदली और खिड़की से मेरी सीट पर धूप अंदर तक आने लगी। मैं खिड़की को बंद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका शटर खराब था। मैं चुप्पी तोड़कर सामने बैठे सज्जन की ओर मुखातिब हुआ। अंकल, इधर धूप आ गई है, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए ना, मुझे खुशी होगी। मैं उनके पास जाकर के बैठ गया। वह महाशय अब भी चुप थे, अतः बोरियत मिटाने के लिए मैंने ही उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? आगरा जा रहा हूँ, अपनी बेटी के पास। उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बता दिया। कहाँ रहती है आपकी बेटी? आगरा में। मैं भी आगरा ही जा रहा हूँ, एक शादी में। वो कहते हैं ग्वालियर रोड पर शक्तिनगर कॉलोनी में सर्वोदय मिल के बगल में है उसका ससुराल। ओह, तो इनकी बेटी शक्तिनगर में रहती है? मेरे दोस्त का मकान भी तो शक्तिनगर में ही है। मैंने ध्यान से देखा, उनके चेहरे पर उदासी थी। मैंने उत्सुकतावश फिर पूछा, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? तो वो कहते हैं जयपुर से। संक्षिप्त में उत्तर दे दिया। बेटी के पास जाने में खुशी नहीं है आपको? मैंने पूछा। तो वो कहते हैं, अरे बेटा, वह तो जिंदगी है मेरी, उसके सिवा है ही कौन मेरा। बुझी बुझी नज़रों से मेरी ओर देखकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानना चाहते हो मेरी उदासी का कारण? मैं कुछ कहता इसके पहले ही टीटी आ गया
उसके द्वारा मांगे जाने पर मैंने टिकट अपने पर्स से निकाल कर दिखा दिया। टीटी हमारे सामने वाली बर्थ पर बैठ गया और मेरा टिकट देखने के बाद अपने हाथ में पकड़ी सीट को ध्यान से चेक करने लगा। पटरियों की आवाज़ के साथ ट्रेन की रफ्तार कम हो रही थी। शायद अगला स्टेशन आने वाला था। टीटी उठा और कोच के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। उसने मेरे पड़ोसी सज्जन से टिकट नहीं मांगा था। बहुत झुंझलाया मैं। यह टीटी का बच्चा जरूर इस बुजुर्ग का मिलने वाला है, तभी उससे टिकट नहीं मांगा। कैसे तरक्की करेगा यह देश? फिर अपनी नकारात्मक सोच पर अफसोस हुआ मुझे। हो सकता है गांधीनगर स्टेशन पर ट्रेन में मेरे चढ़ने से पहले उसने इनका टिकट चेक कर लिया हो। प्लेटफॉर्म आने पर मैंने देखा यह दौसा स्टेशन था। 4:40 हो रहे थे। केवल एक युवती इस स्टेशन से चढ़ी और वह भी आगे बढ़ गई। ट्रेन 2 मिनट रुक कर फिर आगे बढ़ चली। टीटी अगले कोच के लिए चला गया था। हाँ अंकल, आप कुछ कह रहे थे? मैं उन सज्जन की कहानी जानने को बहुत उत्सुक हो रहा था। तो वो कहते, हाँ बेटा, सुनोगे मेरी कहानी? मेरी ओर देखा उन्होंने। मैं बोला, हाँ जी बताइए। मेरी उत्सुकता देखकर वह शुरू हो गए। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को मैंने समान रूप से प्यार किया और दोनों की अच्छी परवरिश की। हम साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। जिंदगी अभाव में रहते हुए गुजरी। मुझसे भी ज़्यादा मेरी पत्नी ने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में त्याग किया। अपना निवाला उन्हें खिलाकर खुद भूखे रहना भी उसे गंवारा था। ऐसे ही त्याग और तपस्या के चलते अल्पायु में वह इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद यथाशक्ति मैंने दोनों को पाला पोसा और अच्छी शिक्षा दिलवाई। बेटी को एमए तक पढ़ाया और बेटे को इंजीनियरिंग करवाया। बेटे की पढ़ाई के लिए तो मुझे मेरा छोटा सा 2 कमरे का पुश्तैनी मकान भी बेचना पड़ा। पहले बेटी की और उसके 1 साल बाद बेटे की शादी कराई। इतना कहकर आनंद जी पुनः रुके। अब मुझे भी उनकी बातों में रस आने लगा था। मैंने उत्सुक निगाहों से उनकी आंखों में देखा। आनंद जी ने फिर कहना शुरू किया, अब मेरा अपना कोई घर नहीं रहा था, सो जयपुर में बेटे नरेश के पास ही रहने लगा। बेटी रजनी अपने परिवार के साथ खुश है। वह तो बहुत कहती है कि मैं उसके साथ रहूं, मगर बेटी के घर में कोई हमेशा कैसे रह सकता है? मेरी अपनी संपत्ति के नाम पर पत्नी के कुछ गहने हैं जो एक बक्से में ताले में रखता हूँ। तुम कहोगे बक्से पर ताला क्यों लगाता हूँ? तो भाई दरअसल बहू के चुनाव में भूल हो गई थी मुझसे। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे उसके बिगड़े रंग ढंग दिखने लग गए थे, इसलिए सावधानी तो जरूरी थी ना। प्राइवेट नौकरी थी मेरी, तो कोई पेंशन वेंशन भी नहीं मिलती। साल भर में ही बेटे बहू को मेरी 2 रोटी भी भारी लगने लगी। कभी नरेश दौरे पर बाहर होता तो उसके पीछे से बहू खाना भी भरपेट नहीं देती थी। नरेश का व्यवहार शुरू में तो बहुत अच्छा था, मगर पिछले कुछ दिनों से अपनी बीवी के बहकावे में आकर मुझ पर चिड़चिड़ाने लगा था। ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ा दी थी उसकी बीवी ने। 2 पल के लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर आनंद जी कहना जारी रखा, अब बेटा मुझे भूखे रहना तो इतना तकलीफ नहीं देता था, किंतु बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने नरेश से कह दिया कि अगर उन्हें मुझे साथ रखने में दिक्कत है तो मैं बेटी के पास चला जाता हूँ। उन दोनों ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने उनके चेहरे पर खुशी की चमक देख ली थी। मैंने आज का टिकट कल सुबह ही ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि बेटी के घर कितने दिन रह सकूंगा, किंतु दिन भर बहुत खुश था कि चलो यहाँ से अभी तो मुक्ति मिलेगी। मैंने अपने कपड़े लत्ते संभाले और अपने बक्से में रख लिए। आज का टिकट था, सो मैं रात को बड़ी तसल्ली से सोया। मैं खामोशी से आनंद जी की यह दुखद भरी कहानी सुन रहा था। आनंद जी कहते जा रहे थे। देर रात को अचानक मेरे अपने मुंह और गले पर दबाव महसूस किया। मैंने देखा बहू पूरी ताकत के साथ तकिया मेरे गले व मुंह पर रख कर दबा रही थी। मैंने चिल्लाकर नरेश को आवाज़ लगाने की कोशिश की, किंतु मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। दूसरे ही क्षण में मैंने अपने हाथ ऊपर करना चाहा तो उठा ही नहीं पाया। मैंने देखा नरेश भी वहीं खड़ा था। उसने मेरे हाथ पकड़ रखे थे।
अचरज और दुख से मेरी आंखें फैल गई। यह मेरा बेटा था जो मुझे मारने में अपनी बीवी की मदद कर रहा था। बेहोश होते होते मैंने सुना, बहू कह रही थी, बुढ़ा गहने बेटी को देने के लिए साथ ले जाना चाहता था। छुट्टी हुई इसकी, चलो सोते हैं अभी तो। कल सुबह उनके जागने के पहले ही मुझे होश आ गया और बिस्तर से उठकर मैं उनके घर से निकलकर रेलवे स्टेशन आ गया। लेकिन अंकल, आपका बक्सा कहाँ है? मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। जल्दी जल्दी में मैं बक्सा साथ में लाना भूल गया बेटा। मैंने आगे की कहानी जानने के लिए आनंद जी से पूछा, तो अंकल, आप यहाँ आगरा में अपनी बेटी के पास कितने दिन रहोगे? पता नहीं बेटा, लेकिन कुछ दिन तो रहूँगा ही। आखिर वह लोग आपके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? बहू कैसे भी हो, किंतु नरेश तो आपका बेटा है। कैसे तैयार हो गया वह आपको मार डालने के लिए? आपको वहाँ रुककर उन दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी, मैंने आक्रोशित होकर कहा। कैसे शिकायत करता मैं नरेश की, अपने बेटे की, जिसके लिए मैंने और मेरी पत्नी ने ना दिन देखा ना रात। जिस औलाद के लिए हमने अपनी ज़िंदगी खफा कर दी, उसे जेल भेजने का कलेजा मैं कहाँ से लाता बेटा? उनकी बातें इतना तल्लीन होकर सुन रहा था मैं कि कब ट्रेन रुकी और अगला स्टेशन बांदी कुई आ गया, पता ही नहीं चला। चाय 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 आवाज़ लगाते एक लड़का चाय की केतली लेकर ट्रेन में चढ़ गया था। मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं थी, हाँ कुछ खाने की इच्छा जरूर हो रही थी। मैंने आनंद जी से पूछा, आप कुछ नाश्ता लोगे? उन्होंने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं कुछ लेने के लिए ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर गर्म ताज़ा के नाम पर 2-2 बार तेल में तली हुई पकौड़ियाँ मिल रही थी, सो केवल बिस्किट का एक पैकेट खरीद कर लौट आया मैं। बर्थ पर पहुंचा तो आनंद जी नजर ही नहीं आए। खिड़की के बाहर नज़र जमाए एक युवक बैठा हुआ था वहाँ। मैंने उससे पूछा, हेलो, यहाँ जो अंकल बैठे थे क्या वह बाहर निकले हैं? पता नहीं भाई साहब, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। मैं आया तब तो यहाँ कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। मैंने ट्रेन के दरवाजे पर जाकर दाएं बाएं देखा, किंतु वह दिखाई नहीं दिए। ट्रेन चल दी, किंतु आनंद जी नहीं आए। मैंने अनुमान लगाया वह शायद कुछ खरीदने के लिए स्टेशन पर उतरे होंगे और फिर ट्रेन रवाना हो जाने के कारण किसी और डब्बे में चढ़ गए होंगे। आगरा आया तब तक रात के 8 बज चुके थे। मैंने शीघ्रता से अपना ब्रीफ केस उठाया, वह ट्रेन से नीचे उतर आया। शादी की व्यस्तता होते हुए भी मेरा मित्र सुरेंद्र खरे मुझे लेने स्टेशन पर आया था। एक दूसरे के गले मिले हम लोग दोनों। खरे से मिलकर इतनी खुशी हुई कि उस समय मुझे आनंद जी का ख्याल ही नहीं आया। रात का समय था और सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत था, लेकिन खरे की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी। मात्र 35 मिनट में हम उसके घर पहुंच गए। भाभी जी मुझे देखते ही बहुत खुश हुई, फिर उल्हाना देते हुए बोली, उठकर अकेले चले आए हो आप? भाभी जी को क्यों नहीं लाए? उम्मीद से है भाभी, वरना जरूर लाता। ओहो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कहकर वह चाय बनाने चली गई। उसी समय हमारे एक अन्य मित्र मुन्ना लाल ने कमरे में आकर मुझे चौंका दिया। खरे ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह भी चित्तौड़ से आज सुबह ही आया है। मिलने जुलने की औपचारिकता के बाद अब मुझे फिर से आनंद जी का ध्यान आया। चाय आई तब तक मैंने दोनों को ट्रेन का सारा वाकया बताया। सारी कहानी सुनकर खरे ने कहा, वह महाशय भी पहुंच ही गए होंगे उनकी बेटी के घर। अगर तुम चाहो तो कल उनसे मिल आना। जो पता उन्होंने बताया है उसके अनुसार तो पास में ही होगा उनकी लड़की का मकान। अब चाय पीकर तुम लोग चाहो तो गपशप लगाओ या फिर थोड़ा फ्रेश हो लो। मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ। वह मुझे मेरा कमरा दिखाकर किसी काम से बाहर चला गया। अगले ही दिन दोपहर खरे से कार मांगकर मैं मुन्ना लाल को साथ लेकर आनंद जी के लिए निकला। रास्ते में मुन्ना लाल ने मुझसे पूछा, अम्मा यार, तुम्हें आनंद कुमार जी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो मैंने उसे जवाब दिया, यदि वह मेरे साथ आगरा उतरते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह बांदी कुई में उतरकर वापस डिब्बे में नहीं आए, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। वैसे भी वह बहुत त्रासदी से गुजर रहे थे, मैंने जवाब दिया। आनंद जी की बेटी रजनी का घर पास में ही था, सो पूछताछ कर वहाँ पहुँचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे।
दरवाजे पर कॉल बेल दबाने पर एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और प्रश्नसूचक निगाह हम पर डाली। मैंने कहा, रजनी जी यहीं रहती है क्या? दरअसल हमें उनके पिता आनंद कुमार जी से मिलना है, जो कल आपके यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्चर्य से हमारी ओर देखा और बोले, रजनी मेरी बहू है। वाह, और मेरा बेटा दोनों आज सुबह ही जयपुर गए हैं, क्योंकि आनंद कुमार जी का कल देहांत हो गया है। आपसे किसने कहा कि वह यहाँ आए हैं? मैं तो जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा, सिर चकराने लगा था मेरा, पर तुरंत संभाला अपने आप को। रजनी के ससुर और मुन्ना लाल दोनों ही मेरी ओर देख रहे थे। उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देकर क्षमा मांगकर लौट पड़े हम। तो क्या ट्रेन में आनंद जी की आत्मा थी मेरे साथ, जो बेटी के यहाँ जाने की इच्छा पूरी करने के लिए ट्रेन में आई थी? मैं मुन्ना लाल के साथ कार में बैठ गया। वह कुछ बोल रहा था, किंतु मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो जा रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आगोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घर में सो रहे हो। लेकिन उसी पूरी बस में जहां सभी गहरी नींद में हैं, वहीं ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर ना जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नज़र लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां दूर दूर तक एक इंसान नहीं नजर आ रहा, वहां इतनी खूबसूरत हवेली कैसी बनी है। यहाँ तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, यह हवेली देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आंखों को मलकर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन लाल रंग का। आखिर यह कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हो। वह यह सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे बस के ज़्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती है। वह झटका इतना जोरदार था कि वेदांत बैठे बैठे अपने आगे वाली सीट से जा टकराता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेदांत अपनी सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश, तूने बस को ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? यह बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को शहर से बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस जोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश वेदांत का दोस्त, पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंक्चर हो गया है। वेदांत कहता है, रुक मैं देख कर आता हूँ। वह बस से नीचे उतरकर पहले एक नज़र उसी हवेली पर डालता है, जिसके बाहर का गेट तो खुला था, पर अंदर से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। फिर उसके बाद वह जैसे ही बस के टायर पर नज़र डालता है तो वह देखता है कि उस बस का एक टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंक्चर थे। तभी वेदांत की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, जहाँ काफ़ी कील पड़ी होती है। वह समझ जाता है कि कीलों से ही टायर पंक्चर हुए हैं। आकाश वेदांत से कहता है, वेदांत भाई क्या हुआ? आकाश, बस के सभी टायर पंक्चर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े हुए बोलता है। आकाश कहता है, क्या? रुक मैं अभी आता हूँ। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, आकाश अब क्या होगा? आकाश कहता है हंसते हुए, क्या होगा, कुछ नहीं, चल मेरे साथ कहीं से मदद मांगते हैं।
पर कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहाँ से आकाश के पीछे जाने लगता है। वही आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कोई है? वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा है कि तभी उसकी नज़र उस हवेली के नेम प्लेट पर जाती है, जिसको पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश कहता है, क्या हुआ वेदांत, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारों से आकाश को हवेली की नेम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। यह सब पढ़ते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? यह तुझे हंसने की बात लग रही है? आकाश कहता है हंसते हुए, भाई तो उसका नाम पढ़कर डर गया? माना कि उसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है कि हवेली के अंदर से दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। आकाश कहता है, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको इस समय परेशान किया, पर क्या आज रात के लिए हम आपकी हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंक्चर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। यह सब वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है। आकाश कहता है, चल वेदांत, बाकी सबको भी बुला लेते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। वेदांत कहता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा आकाश, मेरी बात मान, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए कैसे भी करके। आकाश कहता है, यार तू कैसी बात कर रहा है, कम से कम यहाँ हम आराम तो कर पाएंगे। आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी? वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नज़र उसी फुहारे पर जाती है, जिसके पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। वह आकाश से पूछता है, यार तुझे वह फुहारा नजर आ रहा है? हाँ, आकाश बोलता है। फिर तुझे उस फुहारे का पानी भी नजर आ रहा होगा? हाँ, आकाश एक बार फिर बोलता है। वेदांत आकाश से फिर कहता है, अच्छा तो फिर तो तुझे उस पानी का रंग भी नजर आ रहा होगा? आकाश कहता है, हाँ हाँ भाई हाँ। वेदांत कहता है, अच्छा रंग क्या है उस पानी का? आकाश कहता है, यार तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तूने कभी पानी नहीं देखा क्या? कैसा होता है जो मुझसे पूछ रहा है? पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा ना। वेदांत हैरान होकर सोचते हुए, क्या फिर मुझे उसका रंग काला क्यों नजर आ रहा है? वह दोबारा उस फुहारे पर नजर डालता है तो उसका रंग दोबारा लाल हो चुका था। वहीं वह दोनों सभी को बस में से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाज़ा बंद कर देता है और वह वेदांत के पास जाकर उससे पूछता है, वेदांत वह आदमी कहाँ गया जिसने दरवाज़ा खोला था? वेदांत कहता है, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत बात कर ही रहे थे कि उनको हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी वहाँ से दोबारा कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह खड़े हो रहते हैं। वेदांत कहता है, आकाश मैं बोल रहा था ना कि तू चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आकाश कहता है, तू क्यों हर बात को इतना गंभीर लेता है? तभी उन दोनों को लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े बाल जो आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वही हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है,
देखा, मैंने तुझे कहा था ना, मत आ, यह हवेली बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश कहता है चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। देख, अब तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसे करके तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। वहीं बाकी के सभी लोग भागकर वापस से बस में चले जाते हैं। वहाँ अब आकाश और वेदांत ही अकेले बचे थे। वहीं सीढ़ियों से वह शख्स धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके हाथ से मोमबत्ती छूट जाती है। मोमबत्ती को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। बाकी सब तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन आकाश यह सब देखकर हैरान हो जाता है और भागकर उस शख्स के पास चला जाता है। आकाश जैसे ही उस शख्स को उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में उसके नकली बाल आ जाते हैं और उनके पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने दरवाज़ा खोला था, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। आकाश उस आदमी के ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम हमको ऐसे क्यों डरा रहे थे? तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, जिससे तुमने अंदर आने के लिए पूछा था ना, वह मैं था। आकाश और वेदांत जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद उन दोनों लोगों की शक्ल एक जैसी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा आदमी बोलता है, श्यामलाल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्यामलाल बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया था भैया। आकाश कहता है, यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा? श्यामलाल कहता है कि आओ हमारे साथ। वेदांत, पर कहाँ? चुपचाप चलो। वह आकाश और वेदांत को उसी कमरे में ले जाते हैं जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था। वह जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ लगभग 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी पीछे से श्यामलाल बोलता है, यही सोच रहे हो ना तुम, यह बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। श्यामलाल गंभीर होकर बोलता है, तो फिर सुनो, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है। इसका नाम मयंक है। शंभू उसको टोकते हुए बोलता है, ठहरो श्यामलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर रहे हो? श्यामलाल कहता है, बस कीजिए भैया, कब तक हम इस तरह डर कर और डरा कर जिएंगे? हमको किसी पर तो भरोसा करना ही होगा ना। वह आकाश और वेदांत से आगे बोलता है, 5 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी काफ़ी रौनक हुआ करती थी। इस हवेली का हर एक सदस्य हीरा था। यहाँ ना कोई नौकर था और ना ही कोई मालिक, सब एक परिवार थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हंसते खेलते इस परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे। रोज एक नई सुबह, एक नई मौत। यहाँ के लोगों को सुबह होने से ही डर लगने लगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आया जब इस बच्चे के माँ बाप और दादी भी मौत का शिकार हो गए। धीरे धीरे यह घर वीरान होने लगा। बच्चे हुए बाकी लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। बचे थे तो हम सब 4 लोग। वेदांत कहता है, आप तो बस 3 ही हैं, फिर 4 कौन है? श्यामलाल कहता है, इस हवेली की शान हमारे मालिक इस बच्चे के दादा रघुवंश सिंह, जो इस हवेली की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अपने परिवार को इस तरह मरता देख उन्हें मानो सदमा लग गया हो। लेकिन उसके बावजूद वह अपने पोते का बहुत ध्यान रखते थे। वह उसको काफ़ी प्यार करते थे और कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि शायद वह अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। एक दिन की बात है, भैया जब उनके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि सुबह के 10 बज चुके थे और मालिक वह अभी तक सो रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया घबरा कर मुझे बुलाते हैं। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया तो हमने देखा मालिक बेसुध होकर बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने और भैया ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। हमने डॉक्टर को बुलाकर जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। यह खबर सुनते ही भैया को सदमा सा लग गया और वह वहीं खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया।
हंसता खेलता ये परिवार हमारी आंखों के सामने ही उजड़ गया। मेरी नज़र मालिक के हाथ में मौजूद एक कागज़ पर जाती है। मैंने उनके हाथ से वो कागज़ निकाला और उसको पढ़ने लगा। श्यामलाल, मुझे पता है कि यह चिट्ठी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगने वाली है, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनते ही शंभू तो खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। इसीलिए तुम अब इसमें जो भी लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अपनी इस हवेली को अपने पोते मयंक के नाम उसी दिन ही कर चुका था जिस दिन उसका जन्म हुआ था, लेकिन जब तक मैं जिंदा था वह हवेली मेरी ही थी। मेरे मरने के बाद यह हवेली मयंक की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई वीरेंद्र के बेटे और बहू की नज़र इस हवेली पर है। तुम्हें जल्द से जल्द मयंक को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और उसी के साथ तुम्हें हवेली में कुछ ऐसा करना होगा कि सबको विश्वास हो जाए कि इस हवेली में जितने भी लोग थे वह मर चुके हैं, और यहाँ तक कि मयंक भी। उसके साथ ही इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए इस हवेली में भी तुम्हें ऐसा करना होगा जिससे बाहर का कोई भी इंसान इस हवेली में घुसने से पहले 100 बार सोचे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों यह सब कैसे करोगे, लेकिन आज से मयंक तुम्हारे हवाले है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इस काबिल बनाना है कि इस हवेली के ना रहते हुए भी वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, वह किसी हवेली का मोहताज ना रहे। लेकिन यह सब तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बहुत भरोसा करके मैंने तुम्हें यह सब बताया है। अपने इस मालिक के भरोसे को कभी टूटने मत देना। आज से तुम दोनों ही मयंक के सब कुछ हो। तुम्हारा मालिक रघुवंश सिंह। यह सब बताते हुए श्यामलाल और शंभू के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेदांत के मन में भी अभी भी कई सवाल चल रहे थे और वह श्यामलाल से पूछता है, लेकिन काका, इस हवेली का नाम भूतिया हवेली क्यों है? श्यामलाल हंसते हुए कहते हैं, इस हवेली का नाम हमने ही भूतिया हवेली रखा था ताकि इस हवेली के अंदर आने से पहले ही लोगों को शक हो जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस हवेली को भूतिया हवेली बनाने में। यह सब हम वीरेंद्र के बेटे और बहू को डराने के लिए करते हैं। अब तक तो उनको इस बात का विश्वास भी हो चुका होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। आकाश कहता है, लेकिन काका, आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? श्यामलाल कहता है, इस हवेली में एक सुरंग है जो हवेली से सीधे शहर वाली सड़क पर ले जाती है। वेदांत कहता है, वह सुरंग है कहाँ? शंभू कहता है, बस इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों को भी बाहर जाकर यह सब बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। श्यामलाल कहता है, बिल्कुल सही कहा भैया ने, तुम्हें सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस बात को यहीं भूलकर जाना होगा। बाहर बस में बैठे लोगों को तुम्हें यही बताना होगा कि अंदर भूत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शंभू कहता है, पता नहीं क्यों हमने तुम्हें यह सब बताया, लेकिन जितना तुम्हें समझ पा रहे हैं तुम यह सब किसी को नहीं बताओगे। आकाश कहता है, बिल्कुल ठीक समझा आपने काका। यह हमारा वादा है कि आपने जो कुछ बताया वह इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वह सब बात कर ही रहे थे कि वेदांत आकाश से बोलता है, लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। बस में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। आकाश कहता है, ठीक है काका, हम अब चलते हैं। आप अपना और मयंक का ध्यान रखना। और यह मीरा और वेदांत का नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन कर लीजिएगा। श्याम कहता है, ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते, हमें माफ़ करना। वेदांत कहता है, कोई बात नहीं काका, हम समझ सकते हैं। वह इतना बोलकर हवेली के बाहर आ जाते हैं। वेदांत भी अब उस फुहारे का राज समझ चुका था। वह बाहर आकर बस में सो रहे लोगों को जगाकर उन्हें बस से नीचे उतार देते हैं और बस के सभी टायर बदलकर सुबह होते ही उस हवेली के राज को राज ही बनाकर वहां से चले जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। यह कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। तो अगर आपके पास भी कोई आपकी खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या खुद के साथ घटी कोई घटना है जिसे आप शेयर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।